हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अ मॉडिफाइड डेनियल सेल। ओके, तो हम डेनियल सेल्स को आज समझेंगे और पढ़ेंगे। आगे देखते हैं। अ डेनियल सेल इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। मतलब कि डेनियल सेल एक मॉडिफाइड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही है जिसमें क्या होता है, इन विच जिंक एंड CuSO4 रिएक्शंस टेक्स प्लेस। मतलब कि जो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है डेनियल सेल, उसमें क्या होता है, जो जिंक होता है और कॉपर सल्फेट के बीच में रिएक्शंस होती है। द सेल इज शोन हियर, द सॉल्ट ब्रिज इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय अ पोरस स्पॉट। और इसमें क्या होता है, आपका जो पोरस स्पॉट होता है वो सॉल्ट ब्रिज को रिप्लेस कर देता है। जो हमने नॉर्मल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स देखे थे, उसमें जो आपका सॉल्ट ब्रिज होता है वो रिप्लेस्ड हो जाता है एक मॉडिफाइड डेनियल सेल में। कौन रिप्लेस कर देता है? एक पोरस स्पॉट। इट्स कंसिस्ट ऑफ ए कॉपर वेसल, और ये एक कंप्लीटली एक कॉपर वेसल के अंदर बना होता है, विच एक्ट एज ए कैथोड। अब इस सेल के अंदर जो कैथोड एज वर्क करता है वो कौन वर्क करता है? इसका कॉपर वेसल, जो कि एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है। इट कंटेन अ सेचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ CuSO4, और इसके अंदर एक सेचुरेटेड सॉल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट का। ओके, to maintain the concentration of subcrystal of CuSO4 are put into the vessel। और इसका कंसंट्रेशन मेंटेन करने के लिए कुछ क्रिस्टल डाल दिए जाते हैं, किसके? CuSO4 के। ओके, अ पोरस स्पॉट हैविंग अ जिंक रॉड डिप्ड इन अ जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। अब जो आपका जिंक रॉड है वो जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप्ड होती है, और ये पूरा सॉल्यूशन एक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर होता है। समझ में आ रहा है? ये आप डायग्राम में समझिए कि जो आपका ये है आपकी जिंक रोड, और ये जिंक रोड जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर डिप्ड है, और ये कंप्लीट जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर इमर्ज्ड है। ओके, ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। पोरस स्पॉट हेल्प्स इन सेपरेटिंग द टू इलेक्ट्रोलाइट्स। ये पोरस स्पॉट है, ये आपका पोरस स्पॉट जो है ये क्या कर रहा है, दोनों इलेक्ट्रोलाइट, पहला इलेक्ट्रोलाइट है आपका कॉपर सल्फेट और दूसरा इलेक्ट्रोलाइट है जिंक सल्फेट, इन दोनों को सेपरेट करके रखता है। कौन? पोरस स्पॉट। और क्या हेल्प करता है? रिस्पेक्टिवली हाफ सेल एंड ऑल्सो अलाउ द माइग्रेशन ऑफ आयंस from one half cell to the another half cell and maintain the neutrality of the solution of electrolyte। मतलब क्या कि ये पोरस स्पॉट दोनों सॉल्यूशन के बीच में जो आयंस का माइग्रेशन होता है उसको मेंटेन करके रखता है, जिससे दोनों सॉल्यूशन के बीच की न्यूट्रलिटी बनी रहती है। ओके, ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब इस सेल को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? सिंबॉलिकली इसको लिखा जाता है जिंक, फिर आगे रिएक्शन जो होती है वो जिंक प्लस 2 जो कि डाइल्यूटेड फॉर्म में होता है, फिर सेचुरेटेड सॉल्यूशन में आपके कॉपर आयंस, फिर कॉपर। तो एनोड पे आपके ये रिएक्शन होगी जिंक की, और कैथोड पे आपके कॉपर की रिएक्शन होंगी। तो ये दोनों आपकी हाफ सेल रिएक्शन है। इसको डेनियल सेल को इस टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है। आपको ये डायग्राम भी समझ आ जाना चाहिए कंप्लीटली कि ये एक आपका कंटेनर है, ये कंप्लीटली एक कॉपर स्ट्रिप है। इसमें क्या किया जाता है, मॉडिफाइड डेनियल सेल में जो आपका नॉर्मल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है उससे नॉर्मली चेंज क्या आया है कि आपका जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है उसमें दो कंटेनर का यूज होता है, मगर एक मॉडिफाइड डेनियल सेल में इसको कंपेटिबिलिटी बनाने के लिए और थोड़ा छोटा बनाने के लिए हमने दोनों कंटेनर को एक ही कंटेनर में कंबाइन कर दिया है, और जो दोनों रॉड्स हैं वो एक ही कंटेनर में अलग अलग सॉल्यूशन में डिप्ड की गई है। तो जिंक रोड आपके जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डाली गई है, और जो कॉपर रॉड है वो कॉपर के सॉल्यूशन में डाली गई है, और दोनों को सेपरेट कौन कर रहा है? एक पोरस स्पॉट। पोरस स्पॉट का सेम वर्क है जैसे कि इसमें सॉल्ट ब्रिज का था, तो सेम वर्किंग है पोरस स्पॉट की और सॉल्ट ब्रिज की। ओके, मॉडिफाइड डेनियल सेल में सॉल्ट ब्रिज रिप्लेस हो जाता है, किसकी वजह से? पोरस स्पॉट से। ओके, अब आगे देखते हैं हम। अब हमने सभी फैक्टर्स पढ़े, बहुत सारे हमने वर्किंग सेल्स पढ़े। अब हमें एक ऐसा पोटेंशियल पढ़ना है जो कि स्टैंडर्ड मेंटेन करता है। तो हमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है कि जो कई सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, जिसकी मदद से हमें कंपेयर करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है और बहुत सारा कंफ्यूजन भी क्रिएट होता है कि इस सेल का पोटेंशियल कितना है, उस सेल का पोटेंशियल कितना है। तो अलग अलग फैक्टर्स इस पे वर्क करते हैं। तो कुछ फैक्टर्स क्या होते हैं, जैसे नेचर ऑफ मेटल्स, मतलब कि उस मेटल का नेचर क्या है, फिर उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या है, इस पे भी डिपेंड करता है।
फिर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर क्या है, और फिर वो गैसेस है तो उसका प्रेशर क्या है। तो ये सभी फैक्टर्स इस पे अफेक्ट करते हैं। तो हमने इसको एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड किया है। उससे क्या होता है कि आपका जो कंपैरिजन होता है दूसरे इलेक्ट्रोड से, दूसरे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से, वो इजी हो जाता है। तो एक स्टैंडर्ड बनाने के लिए हमें कुछ उसकी स्टैंडर्ड कंडीशंस रखनी होंगी। तो एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या होती हैं? पहली कंडीशन है कंसंट्रेशन ऑफ आयन मस्ट बी 1 मोल पर लीटर। तो जो इसका कंसंट्रेशन हम लेंगे एक स्टैंडर्ड कंडीशन पे, तो वो होगा 1 मोल पर लीटर। दूसरा इसका जो फैक्टर है वो है प्रेशर ऑफ गैस इन्वॉल्व इन अ सेल रिएक्शन मस्ट बी 1 एटमॉस्फेयर। मतलब कि आपका जो सेल है उसका जो प्रेशर होगा, गैस का प्रेशर होगा, वो मेंटेन किया जाएगा 1 एटमॉस्फेयर पे। ओके, तभी हम इसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। अगला फैक्टर है आपका टेम्परेचर, और टेम्परेचर को आपको एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना होगा, और वो स्टैंडर्ड कंडीशन होगी आपकी 298 केल्विन। ओके, 298 केल्विन पे ही आपको इसको रखना होगा। तो तीन फैक्टर क्या क्या हुए? पहला है आपका स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए 1 मोल पर लीटर, दूसरा है 1 एटमॉस्फेयर, और तीसरा है टेम्परेचर जो कि कितना है 298 केल्विन। तो इन तीनों को आपको एक कंडीशन मेंटेन करनी होगी, तब जाके आप एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे, और जब वो एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन होगा तो वो एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। और हमने ये देखा है कि जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो पोटेंशियल देता है वो एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्रोवाइड करता है, और हम उस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम डिनोट करते हैं ई नोट से। तो क्या कह रहा है? The electrode potential relatively to the standard hydrogen electrode at above mentioned condition। मतलब कि जब हम ये above mentioned condition जब रखते हैं तो जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल हमें मिलता है वो बिल्कुल एग्जैक्टली हाइड्रोजन पोटेंशियल के बराबर होता है। मतलब अगर हम नॉर्मली किसी भी टेम्परेचर पे अगर एक हाइड्रोजन का अगर हम पोटेंशियल निकाले, हाइड्रोजन सेल का अगर पोटेंशियल निकाले, तो वो एग्जैक्टली इसी कंडीशन पे बेस्ड होता है, और उसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आता है वो भी इक्वल होता है। तो हम सिंपली हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को ही स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कह सकते हैं। और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को फिर हम इसी को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे, जिसको डिनोट किया जाता है आपका ई नोट से। अब एग्जांपल से समझिए, अगर हम जिंक की एक केमिकल रिएक्शन लें, जिंक की हाफ सेल रिएक्शन लें, और उसका हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन करें, तो वो आता है आपका 0.74 वोल्ट। अब जिंक क्या है? एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो इसकी जो वैल्यू लिखी जाती है वो नेगेटिव में लिखी जाती है। तो इसका जो आपका पोटेंशियल आता है वो आता है -0.74। ओके, ये पॉइंट है -0.74। आगे बढ़ते हैं अब हम। सेल पोटेंशियल क्या है? द फोर्स विच कॉजेज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल। मतलब कि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसे हम सेल पोटेंशियल कहते हैं, और जिसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू हाफ सेल। मतलब कि जो दोनों हाफ सेल रिएक्शंस हुई थी उनके बीच का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस आया है वही हमारा सेल पोटेंशियल होता है और सेल वोल्टेज होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको हम EMF कहते हैं, ऑफ सेल इफ नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। अगर कोई करंट इसमें से फ्लो नहीं हो रहा है तो एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हम कहते हैं, जिसको हम EMF कहते हैं। इट इज कॉल्ड स्टैंड, इट इज एक्सप्रेस्ड इन अ वोल्टेज। वोल्ट में इसको एक्सप्रेस किया जाता है। इन स्टैंडर्ड कंडीशन इट इज डिनोटेड बाय ई नोट। ओके, तो इसे ई नोट सेल से इसको डिनोट किया जाता है। ओके, तो EMF हम कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी भी सेल का? तो EMF ऑफ एनोड प्लस EMF ऑफ कैथोड। तो जब हम EMF ऑफ एनोड कैलकुलेट कर लेते हैं और EMF ऑफ कैथोड कैलकुलेट कर लेते हैं, तो सिंपली हमें उसे ऐड कर देना है। और हम इसको और भी तरीके से कैसे डिनोट कर सकते हैं? EMF ऑफ सेल को कैलकुलेट करने के लिए जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है उसको नेगेटिव में रखेंगे, और जो रिडक्शन है उसे पॉजिटिव में रख सकते हैं। उसी को चेंज करके आप रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। जो आपका ई नोट कैलकुलेट करना है, तो जो राइट में EMF आया है वही माइनस कर देंगे जो लेफ्ट में EMF कैलकुलेट हुआ है। अब कैथोड पे जो हमें EMF डिटरमाइन हुआ है माइनस एनोड पे जो हमें डिटरमाइन हुआ है,
सिंपली जो आपको अगर ईएमएफ ऑफ सेल निकालना है तो ये आपके नॉर्मल से मेथड हैं, आप इनसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे देखते हैं अब हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को।